अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा डिस्कशन का चैप्टर है वो चैप्टर 3 है, नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी, चैप्टर 3 दी सेल। इसमें आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए वो है स्पेशलाइजेशन। सेल्स की स्पेशलाइजेशन के हर एक जो है सेल वो अपने काम के लिहाज से स्पेशल है, और जो स्पेसिफिसिटी होती है उनकी फिजियोलॉजी और अनाटमी के साथ मुंसलिक है। जिस तरह की मार्फोलॉजी होगी किसी सेल की, जिस तरह की अनाटमी होगी किसी सेल की, उस तरह की उसकी फिजियोलॉजी होगी। इट मीन वो सादा लफ्जों में कहेंगे कि सर जिस तरह का काम है उस तरह की शक्ल और सूरत है किसी सेल की। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं वो मुख्तलिफ तरह का काम करते हैं, और जब मुख्तलिफ तरह का वो काम करते हैं तो उनकी शक्लें भी मुख्तलिफ है। अपने काम के लिहाज से सेल्स की शक्लों में जो मॉडिफिकेशन आई हुई है वो हमने आज पढ़नी है कि हर सेल अपने काम के लिहाज से स्पेशल है, उसकी शक्ल और उसका काम। तो सेल स्पेशलाइजेशन कहता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के सेल्स पाए जाते हैं, और हर तरह का जो सेल है वो वो स्पेशल होता है अपनी साख्त और काम के लिहाज से, कि हर सेल जो है वो अपने काम के लिहाज से स्पेशल स्ट्रक्चर और परफॉर्म स्पेशल काम करता है। तो जब सेल जो बनते हैं सेल डिवीजन के दौरान तो इनके अंदर वो तमाम एक ही तरह के सेल होते हैं, और अपने बनने के बाद सेल के अंदर एक प्रोसेस चलता है स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन। इसके दौरान इस प्रोसेस के दौरान ये अपने शक्ल भी जो है ना हासिल कर लेते हैं, साइज, स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक फीचर्स जो है ना वो इस प्रोसेस के दौरान हासिल कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट वो बन जाते हैं स्पेशलाइज्ड, और फिर मुख्तलिफ तरह के काम करते हैं। तो देखते हैं कि कहता है कि एवरी सेल इज स्पेशल फॉर एवरी सेल इज स्पेशल फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर सेल जो है अपनी हर सेल जो है वो स्पेशल है अपनी साख्त और फंक्शन के लिहाज से। तो सर जब सेल डिवाइड होता है उस वक्त ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑल सेल्स आर सिमिलर। तमाम सेल एक तरह के होते हैं। सेल डिवीजन के बाद सारे सेल डिवाइड होकर एक तरह के होते हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ तरह के काम के लिए स्पेशल बन जाते हैं, उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन every cell become special for its function। हर सेल स्पेशल बन जाता है अपने फंक्शन के लिहाज से। इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन। कि सेल डिवाइड होता है उस वक्त सेल एक ही तरह के होते हैं सारे, और सेल डिवाइड होने के बाद हर सेल अपनी स्ट्रक्चर में भी तब्दीली लेके आता है, अपने फंक्शन में भी तब्दीली लेके आता है अकॉर्डिंग टू साइज। तो ये इसे बोलते हैं स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके बाद सर कुछ हमारे पास सेल्स दिए हुए हैं उस बंदे ने, मिसाल के तौर के ऊपर वो कहता है मीजोफिल सेल्स की बात करते हैं। सर मीजोफिल सेल जो है मीजोफिल के सेल्स जो हैं उसकी तरह अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी।
तो सर ये जो है आपका अपर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस। ये आपकी लोअर एपिडर्मिस है, ये आपका मीजोफिल है, पैलिसैड मीजोफिल, पैलिसैड मीजोफिल है। ये आपका स्पॉन्जी मीजोफिल है। तो सर इसके अंदर ये आपका वास्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोइम। तो अगर हम देखें कि ये जो मीजोफिल सेल हैं ये करते क्या हैं, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस का पूरा मरहला जो है इन पैलिसैड के अंदर, खवा वो स्पॉन्जी हैं खवा कोई और हैं, उनके अंदर ये चल रहा होता है। सब्ज रंग का होता है सारा मीजोफिल, खवा पैलिसैड है स्पॉन्जी है। ये आपके फ्लोइम हैं, ये आपके दूसरे जाइलम हैं, दोनों को वास्कुलर बंडल या कंडक्टिंग टिश्यू हम कहते हैं। सर ये आपके स्टोमेटा होते हैं। इसको अगर आप लोग खोल के जरा ऐसे बयान करें तो ये कुछ स्टोमेटा कुछ इस तरह करके बनेंगे। ये आपके गार्ड सेल हैं, ये दरमियान वाला जो सुराख है ये स्टोमेटा है। करता क्या है स्टोमेटा, ये दरमियानी सुराख, ये दरमियानी जो सुराख है ये गैसियस एक्सचेंज करवाता है, ट्रांसपायरेशन कराता है, पानी के बखरात बाहर निकालता है, जहां पानी के या गैसेस बाहर से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है, ये पानी वगैरह बाहर निकालता है, ये इसका काम होता है गार्ड सेल्स का। लोअर एपिडर्मिस के अंदर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं बनिस्बत अपर, ये पता है ना, इसके नीचे वाली साइड को देखें हाथ लगा के खुदरी होती है, वहां स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ऊपर वाली के ऊपर कम होते हैं, लिहाजा वहां स्टोमेटा कम होते हैं। तो ये स्टोमेटा जो है ये अपने काम के लिहाज से गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिक होता है, और मीजोफिल सेल जो है ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। क्लोरोफिल, सनलाइट, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इस तरह हो रहा होता है। ये कहां हो रहा होता है, ये मीजोफिल सेल्स के अंदर हो रहा होता है। ये पत्तों के अंदर पाए जाते हैं, सब्ज रंग के मादे होते हैं, सब्ज रंग के मादा है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल जो है ये मीजोफिल सेल्स के अंदर पाया जाता है, और मीजोफिल सेल्स जो है ना वो स्पेशल है अपने लाइट को ट्रैप करने के मामले में। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वो स्पेशल होते हैं मीजोफिल सेल जो है। क्यों स्पेशल होते हैं, इनमें क्लोरोफिल सफेद रंग का मादा पाया जाता है, वो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए स्पेशल होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा हाई तादाद में मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और वो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। तो ये जो है ना ये सेल्स जो है ना उनकी शक्ल है या उनकी तरतीब पत्तों के अंदर है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को जल्ब करने के लिए स्पेशल होती है। कि उनकी शक्ल कैसी है, तो वो स्पॉन्जी है, मीजोफिल है, पैलिसैड मीजोफिल है या वो स्पॉन्जी मीजोफिल है। उनकी शक्ल और उनकी तरतीब इस तरह हुई होती है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कि सॉरी जो आपके पैलिसैड मीजोफिल सेल हैं या स्पॉन्जी मीजोफिल सेल हैं, उनके अंदर वो इस तरह तरतीब दिए हुए होते हैं कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मादा होता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो वो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये जो पैलिसैड मीजोफिल सेल है या स्पॉन्जी मीजोफिल सेल है वो बहुत ज्यादा
स्पेशल होते हैं किसके लिए? लाइट को ट्रैप करने के लिए। उनकी तरतीब या उनकी शक्ल या उनकी मार्फोलॉजी, उनकी एनाटॉमी, उनकी फिजियोलॉजी बहुत स्पेशल है लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए, फोटोसिंथेसिस का मरहला परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद है सारे दूसरा मेरा जो सेल है वो है एपिडर्मल सेल। तो एपिडर्मल सेल सर दूसरे नंबर के ऊपर जो सेल्स की स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे थे कि एपिडर्मल सेल है। आप लोग देखते हैं कि ये कद्दू है, उसके हल्के हल्के वो कांटे से होते हैं। कमाद के देखिए गन्ने के ऊपर काने के ऊपर हल्के हल्के वो होते हैं, वो कांटे से होते हैं। बेरी के कांटे, ठीक है ना जी। चिबड़, तोरिया, करेला, इन्होंने मतलब बाहरले बने जो हल्के हल्के कंड जी होंगी, पंजाबी च आखते हैं। बेरी दे कंडे, किकरा दे कंडे, ये वाले जे जो ना इसको हम कहेंगे सर ये मॉडिफिकेशन है एपिडर्मल सेल्स की। जे एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है, हर क्लास में आपको जाके बताएंगे। इस तरह आप देखेंगे रूट जड़ जमीन चो कड्डो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਦੀ ਜੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦੇ रूट हेयर्स। वो भी एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन होती है। तो इट मीन कि सर एपिडर्मल सेल्स की जी मॉडिफिकेशन होंगी है, ये मुख्तलिफ काम कर रही है। इसमें हम आपको आज बताएंगे कि सर एपिडर्मल सेल्स की जो मॉडिफिकेशन है वो रूट हेयर्स के अंदर रूट हेयर्स जो रूट के अंदर बनते हैं, रूट हेयर्स बने हुए होते हैं, वो एपिडर्मल मॉडिफिकेशन होती है। वो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देती है रूट का, और वो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स को ज्यादा इनहांस कर देती है कि जमीन के अंदर रूट हेयर्स फैल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी और नमकियात को जज्ब करने में उसकी मदद करते हैं। तो ये एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल आपको लास्ट में बताया, गार्ड सेल है, वो भी एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है। खुलते हैं, बंद होते हैं, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपरेशन सारी करवाते हैं, वो एपिडर्मल सेल है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये कहते हैं कि ये एपिडर्मल सेल्स भी बहुत ज्यादा फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल होते हैं, तो आउटर लेयर बनाते हैं। ये होते हैं फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल। फ्लैट होंगे, ये एक सूचित आपके पेपर में आएंगे, फ्लैट टाइटली पैक्ड होंगे जी। ये एक सूचित है, दो सर ये एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे और फ्लैट होंगे और एपिडर्मल बनाएंगे प्लांट के ऑर्गन की। एपिडर्मल प्रोटेक्ट करती है अंदरूनी टिश्यूज की। काम इसका क्या है? प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स को। अंदर वाले जितने भी ऑर्गन हैं उनको एपिडर्मस जो है वो प्रोटेक्शन देती है। इंटरनल टिश्यूज कह लें या ऑर्गन्स कह लें, कुछ भी कह लें, उनको प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद है स्टूडेंट्स के मॉडिफाइड सेल होते हैं एपिडर्मस के, वो अपना खास काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया है रूट हेयर्स, रूट की एपिडर्मस के जो है ना सेल्स हैं, रूट की एपिडर्मस है, वो मॉडिफाइड होती है रूट हेयर्स में। तो रूट हेयर्स जो हैं, रूट हेयर्स ऑफ रूट एपिडर्मस, सर रूट एपिडर्मस की रूट हेयर, रूट एपिडर्मस के रूट हेयर्स जो होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। किस काम के लिए? अपनी अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स और वाटर के लिए। तो ये सेल जो हैं, रूट हेयर्स जो हैं, ये रूट से निकलते हैं और क्या करते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और साल्ट्स के इंतजाम के लिए सरफेस एरिया जड़ का बढ़ा देते हैं। इसके बाद है कि लोअर एपिडर्मस जो है पत्ते की, उसके अंदर गार्ड सेल होते हैं।
लोअर एपिडर्मस में मैंने पहले बताया था आपको नीचे वाले लेक्चर में, लोअर एपिडर्मस ऑफ गॉड सेल, लोअर एपिडर्मस ऑफ लीफ, लीफ की फॉर्म गॉड सेल। सर गॉड सेल के बनाने के में ये लोअर एपिडर्मस पत्ते की होती है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो ये गॉड सेल जो होते हैं, गॉड सेल हेल्प टू ओपन द स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपायरेशन। सर ट्रांसपायरेशन जो होती है और गैसेस का तबादला होता है, उसके लिए गॉड सेल जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करते हैं। सर गॉड सेल जो हैं वो एपिडर्मस से ही बने हुए होते हैं। गॉड सेल खुलते हैं, बंद होते हैं, उनके खुलने बंद होने से स्टोमेटा छोटा बड़ा होता है, उससे गैसेस का तबादला होता है और पानी निकलता है ट्रांसपायरेशन के लिए। तो ये भी एक लोअर एपिडर्मस की मॉडिफिकेशन होती है लीफ सेल्स के अंदर फॉर स्टोमेटा फॉर्मेशन। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना, ये अहम है लोअर एपिडर्मस लीव्स की। उसमें गॉड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो सर ये जो है एपिडर्मस की बात हुई है, एक तो ये है कि भाई रूट हेयर बनेंगे जिससे पानी ज्यादा से ज्यादा नमकियात जज्ब होंगे, और एक है कि ये गॉड सेल्स जो है ना लोअर एपिडर्मस के अंदर, वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में अपना किरदार अदा करते हैं। उससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है और ट्रांसपायरेशन होती है। तो ये अगर आप लोग देखें, जड़ जो है, जड़ है आपकी, ये रूट कैप है। तो ये यहां से धागे से निकले हुए होते हैं, ये आपके रूट हेयर्स हैं। ये एपिडर्मस की ही मॉडिफिकेशन, ये एपिडर्मस है ना रूट की, उसकी ही मॉडिफिकेशन होती है ये वाली। तो ये इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मिनरल अब्जॉर्प्शन और वाटर अब्जॉर्प्शन, ये करवाती है। ये यदि इसका अपना एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन जो रूट हेयर्स के अंदर होती है। दूसरी गार्ड सेल्स की बात करें, ये भी आपके पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर, लीफ के अंदर जो है ना, लीफ की केस में आप देखें लोअर एपिडर्मस के अंदर गॉड सेल जो है ना एपिडर्मस से बनते हैं। गॉड सेल्स के ओपन और क्लोज होने से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। ये दूसरी मॉडिफिकेशन है, उससे गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन ज्यादा होती है। इसके बाद है कि स्टूडेंट्स अपना एक और जो मॉडिफिकेशन है वो मसल सेल्स है। वो है मेरे पास मसल्स के सेल्स। सर मसल सेल्स किस तरह के होते हैं उसकी तरफ आते हैं कि सारे मसल सेल्स, मसल सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे सेल्स का ग्रुप, मसल कहते हैं सेल्स का ग्रुप जो रिलैक्स कर सके और एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ सके और रिलैक्स कर सके, फैलता नहीं होता, उस सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं मसल्स। ग्रुप ऑफ सेल विच हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, नॉट एक्सपेंडिंग, इट इज कॉल्ड मसल्स। टिश्यू और है, ये टिश्यू से आगे एक स्पेशल टिश्यू होता है, ये बात ध्यान रखिए। टिश्यू ये होता है सेल्स का ग्रुप होता है, खास काम करता है। ये टिश्यू की एक खास किस्म है जो रिलैक्स करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड नहीं करेगी, उसे बोलते हैं मसल सेल्स। कहता है मसल सेल्स जो होते हैं वो अपने एनिमल्स के केस में वो बहुत स्पेशल होते हैं अपने, कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल इन एनिमल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड मसल्स। कॉन्ट्रैक्टिंग सेल
ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स इन एनिमल्स के अंदर सेल्स का ग्रुप जो सिकुड़ सकता है और रिलैक्स कर सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मसल्स। अब इसकी और खासियत कौन सी होती हैं कि सारे ये इन लार्ज साइज होते हैं और इनके अंदर खास तरह की प्रोटीन भरी हुई होती है, वो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो है वो फिल्ड होती है इन दीज मसल सेल्स। इन मसल सेल्स के अंदर खास तरह की प्रोटीन भरी हुई होती है जो इसको कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मददगार साबित होती है। ये अगली हायर क्लास में आपको जाके देखेंगे किस तरह होती है। तो ये सारे इसकी खासियत है। स्केलेटल मसल सेल, उसकी खासियत, स्केलेटल मसल सेल किस तरह के होते हैं सर? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और आगे है आपका कार्डियक मसल। ये जरा इसकी खासियत ध्यान में रखनी है। ये स्टूडेंट वॉलंटरी होता है, ये एक्शन के लिहाज से वॉलंटरी है, अपनी मर्जी से मूव करेगा। ये इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है, ठीक है। ये भी अपने गैर इरादी होता है, हमारे इरादे से नहीं चलता होता। अब अगली खासियत वो किस तरह बता रहा है उसको जरा देखिएगा कि मसल, स्केलेटल मसल जो होते हैं वो लंबे स्ट्राइएटेड होते हैं, लॉन्ग स्ट्राइएटेड। ऑन बोन सेल, बोन्स के ऊपर होते हैं, हड्डियों के ऊपर होते हैं। ये वाले लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और ये हड्डियों के ऊपर चिटाए होते हैं। ये वॉलंटरी होते हैं। इसके बाद है कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन से स्केलेटन मूव करता है बॉडी मूवमेंट के लिए और लोकोमोशन के लिए। देयर कॉन्ट्रैक्शन मूव स्केलेटन। लोकोमोशन के दौरान हमारा ढांचा मूव करता है इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से। अगली खासियत है सारे स्मूथ की बात कीजिएगा या कार्डियक की बात कीजिएगा। कार्डियक मसल होते हैं, ये होते हैं, ये कार्डियक मसल सेल होते हैं ब्रांच एंड स्ट्राइएटेड। ब्रांच्ड, लंबे नहीं होते, स्ट्राइएटेड। हर सेल के अंदर कई न्यूक्लियाई होते हैं, इसके अंदर मैनी न्यूक्लियाइज वन सेल। इसमें वन न्यूक्लियस इन वन सेल, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ये होते हैं लॉन्ग, ये ब्रांच, ये स्ट्राइएटेड, तकलालमान, ये भी तकलालमान। धारियां होती है इसके ऊपर, स्ट्राइएटेड होते हैं, धारियां इसके ऊपर होती हैं। सर ये पंपिंग जो होती है दिल की, उसकी कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स, कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से दिल की पंपिंग होती है। अब स्मूथ मसल रह गए सर, उसमें क्या होता है? स्मूथ मसल्स जो हैं ये स्पिंडल शेप होते हैं, ना तो ये ब्रांच होते हैं ना ये लॉन्ग होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड। स्पिंडल शेप, टकलानमा, नॉन स्ट्राइएटेड। धारियां इसके ऊपर नहीं होती, इनके ऊपर होंगी बिलफर्ज, ये ना, ये हल्की 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 ऐसे इनके ऊपर धारियां होती हैं, इनके ऊपर भी धारियां होती हैं।
जे सीधे होंगे ऐसे तकलानमा, ठीक है, ये लंबे होंगे, नॉन, इसके ऊपर कोई धारी नहीं होगी, इनके ऊपर धारियां होती हैं कि सर ये धारीदार होते हैं ऐसे, स्ट्राइएटेड, ये भी धारीदार होते हैं ऐसे। ये स्ट्राइएटेड होते हैं लॉन्ग, ये ब्रांच स्ट्राइएटेड होते हैं, इनकी आगे ब्रांचेस भी होंगी ऐसे, एक के आगे दूसरी ब्रांचेस। ये लंबे लंबे होते हैं स्ट्राइएटेड, इनवॉलंटरी, सॉरी वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी। ये तकलानमा होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। तो इसके बाद है कि ये बता दिया इन्वेंटरी होते हैं। ये क्या कहां पाए जाते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स, खून की नालियों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के कॉन्ट्रैक्ट करने से खुराक आगे पीछे हरकत करती है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो से होता है, एलिमेंट्री कैनाल गट के अंदर इसका किरदार है। ये देखिएगा, इनको दोबारा देखिएगा जरा स्टूडेंट्स के, ये स्केलेटल मसल जो हैं ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे काम, इसका काम हमारे मर्जी के ताबे होता है। ये लॉन्ग होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, हड्डियों के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा पूरा ढांचा मूव करता है, मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर। एक सेल के अंदर कई न्यूक्लियस होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, गैर आराती होते हैं, इनका ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, खुद ही मूव अपनी हरकत करते रहते हैं। ये स्पिंडल शेप होते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, कोई धारी इसके ऊपर नहीं होती। कार्डियक जो है दिल के अंदर पाए जाते हैं, दिल के मसल होते हैं। ये इनवॉलंटरी है, हमारी मर्जी के ताबे नहीं है, गैर आराती होते हैं, ये आराती होते हैं। तो ये सर ब्रांच्ड होंगे, स्ट्राइएटेड होंगे, वन न्यूक्लियस होगा हर सेल के अंदर, ये भी वन न्यूक्लियस वन सेल, वन न्यूक्लियस वन सेल। तो ये इनके कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट पंप करता है। तो ये जो इधर लिखा ना मैंने, ये इधर आना था आपका ब्लड वेस, ये दिल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है ना, ये स्मूथ मसल्स के बारे में है कि सर ये स्मूथ जो है ये गैर इरादी होता है, इसके अंदर जो है ना ये इनवॉलंटरी होता है, और ये इनवॉलंटरी है अपना स्मूथ मसल्स, स्पिंडल शेप है, नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन से खुराक मूव होती है गट के अंदर, ठीक है ना जी। ब्लड वेसल्स के अंदर खून फ्लो होता है, ये थोड़ा सा उल्टो लिखा गया था इधर कि ये स्मूथ मसल से हमारी ब्लड की ब्लड वेसल्स इससे बनी हुई होती है, एलिमेंट्री कैनाल इससे बनी हुई है, उसके इनकी कॉन्ट्रैक्शन से खुराक पेरिस्टालसिस के जरिए मूव करती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ब्लड वेसल्स के अंदर पंपिंग होती है हार्ट की, जो वो खून फ्लो होता है, वो भी इसकी वजह से होता है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से खून फ्लो होता है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन से हमारे अंदर खुराक आगे पीछे जाती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये तो हमारे मामले में था स्टूडेंट्स के, ये इनकी शक्लें कुछ इस तरह से थी। नेक्स्ट है आपका जो है वो न्यूरॉन है। तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन की बात जो है, तो आगे है स्टूडेंट्स, न्यूरॉन जो है वो है स्टूडेंट्स, ये न्यूरॉन जो होती है वो भी एक स्पेशल सेल होता है नर्वस सिस्टम के अंदर। ये नर्वस सिस्टम के अंदर स्पेशल सेल होता है जो कि अपने काम के लिहाज से बहुत स्पेशल होता है। उसके अंदर खास तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं, तो ये इसके अंदर खास तरह की डेंड्राइट्स हैं, तो ये एक्सॉन, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन है, ये
इसके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई होती है। स्टूडेंट्स, ये एक्सॉन जो है ये नर्व इंपल्स को सेल से दूर लेके जाता है। ये नर्व इंपल्स को सेल की तरफ लेके जाते हैं डेंड्राइट्स, ये सेल से दूर लेके जाते हैं। नर्व इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल, सेल से दूर लेके जाते हैं। एक्सॉन जो है नर्व इंपल्स को सेल से दूर, एक सेल से अगले सेल में। डेंड्राइट्स इधर से सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। ये सोमा कहलाती है या सेल बॉडी, सेल की ये सेल बॉडी। तो ये सोमा कह लें इसको, यहां सेल बॉडी कह लें। सेल बॉडी की तरफ नर्व इंपल्सेस को लेके जाने वाले प्रोजेक्शंस छोटे होते हैं, स्मॉल, ये लार्ज होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। ये सेल की तरफ लेके जाते हैं नर्व इंपल्सेस को, और एक्सॉन जो होते हैं वो मैसेज को या नर्व इंपल्स को दूर लेके जाते हैं। तो ये खास काम करते हैं और अपनी इनकी स्ट्रक्चर भी बहुत स्पेशल होती है अपने काम के लिहाज से। तो ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, दोनों जो आपकी डेंड्राइट्स हैं छोटी होती हैं और नर्व इंपल्स वसूल करती हैं और सेल बॉडी की तरफ इसको लेके जाती हैं। और एक्सॉन बड़ी एक्सटेंशन होती हैं, लार्ज होती हैं और नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेके जाती हैं। आगे है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल, इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत मॉडिफाइड होते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। गैसेस की एक्सचेंज टिश्यू सेल्स लेवल के ऊपर। तो ये गैसियस को कैरी करते हैं लंग से बॉडी टिश्यू की तरफ। ये बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव होते हैं, डिस्क शेप होते हैं, बाइकनकेव डिस्क शेप होते हैं। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, लंग से लेकर टिश्यू की तरफ जाते हैं। तो ये इनकी शेप जो है इनको सरफेस एरिया बढ़ा देती है गैसेस एक्सचेंज के लिए। और ये इनके अंदर हीमोग्लोबिन फील्ड होती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन इसके अंदर फिल होती है, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर फिल होती है। और जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर फिल होती है वो गैसियस एक्सचेंज, गैसेस को कैप्चर करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती है। 95% हिस्सा जो होता है साइटोप्लाज्म का आरबीसी का वो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है। तो ये मैमल्स के अंदर जो है ना, ये मैच्योर रेड ब्लड सेल्स के अंदर ना न्यूक्लियस होता है, ना मैच्योर आरबीसीज। इन मैमल्स दूध देने वाले जानवरों के अंदर ना तो मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये भी नहीं होता, एब्सेंट होता है। अगली बात, ऑब्जेक्टिव में सवाल आपको आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए। सर इतनी ऑर्गेनेली क्यों नहीं होती? वहां सवाल है कि ये हीमोग्लोबिन ताकि ज्यादा आ सके, ये एब्सेंट होते हैं ना। सो मोर हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूरॉन जो है
ये भी नर्व सेल जो है ये बहुत स्पेशल होता है अपने काम के लिहाज से। इसको नर्वस सिस्टम का हम यूज है ये वाला। तो इसमें देखते हैं कि एक हमारा न्यूरॉन है उसके दो हिस्से होते हैं, सेल बॉडी और ये एक्सॉन। सेल बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्मॉल एक्सटेंशन होते हैं, उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये हमेशा नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाती है। और जो लार्ज एक्सटेंशन होती है इसकी, वो क्या करती है, वो नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी की से दूर लेके जाती है। एक सेल से नर्व इंपल्स पैदा होते हैं, अगले सेल तक पहुंच जाते हैं। ये अवे फ्रॉम होता है, ये नर्व इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है एक्सॉन, और डेंड्राइट है नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। ये है इनकी मॉडिफिकेशन, इनकी स्ट्रक्चर इस तरह तरतीब दी हुई होती है। अगर रेड ब्लड सेल की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। सर ये गैसियस एक्सचेंज में लंग से जो है ना टिश्यूज तक लेके जाते हैं, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं और गैसेस का तबादला करते हैं। सर ये बाइकनकेव शक्ल के होते हैं, और 95% जो हिस्सा का साइटोप्लाज्म होता है वहां हीमोग्लोबिन होती है। और इसकी अगर देखें तो ये इसकी सरफेस एरिया इस तरह बढ़ जाता है बाइकनकेव होने की वजह से। हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा इसमें पाई जाती होती है। और तो सर ये जो हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो वो इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। तो हीमोग्लोबिन करती है स्टोर करती है गैसेस को, फिर वह लंग से उठाती है, पूरे टिश्यूज तक बॉडी के उन तक पहुंच जाती है हीमोग्लोबिन। सर मैच्योर आरबीसीज जो मैमल्स के होते हैं, ना तो उनमें ही अपना न्यूक्लियस है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये नहीं है तो फिर क्या है, फिर उसमें हमारा हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वहां पाई जाती है। तो वो 95% जो उसका साइटोप्लाज्म है वो हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल होता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन होगी, ज्यादा इसमें गैसेस जमा होंगी, ज्यादा स्टोर होंगी, ज्यादा अब्जॉर्प्शन गैसेस की होंगी, और ज्यादा तबादला गैसेस का कर सकेंगी। ये अपना एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स इस तरह अपनी फिजियोलॉजी जो है अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक कर लेता है। आगे है लिवर के सेल, उसे बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। स्टूडेंट्स इसके अंदर ग्लाइकोजन होती है, इसके अंदर आयरन होती है ज्यादा, इनके अंदर विटामिन ज्यादा होते हैं, इनके अंदर फाइब्रिनोजन होती है जो प्रोटीन होती है खून जमाने वाली, और डीएमिनेशन यहाँ पे होती है। अमोनिया अमाइनो एसिड्स का जो है ना वो अमाइनो ग्रुप जहां उतर जाता है, और अमोनिया को कम अजरीले मादे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पे मुख्तलिफ तरह के ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है हेपेटोसाइट्स के अंदर, और मुख्तलिफ रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग होती है। यहाँ पे इनके हेपेटोसाइट्स के अंदर एक और खूसियत है कि इनका न्यूक्लियस जो है ना ज्यादा होते हैं इनके, क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करनी होती है। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया भी बड़े साइज का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा एटीपी चाहिए होती है और ज्यादा काम करने होते हैं इन्होंने। इसके बाद इन हेपेटोसाइट्स के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा लिपिड पैदा करनी होती है और जहरों के असर को कम करना होता है। इस तरह एक और उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है कि इन हेपेटोसाइट्स के अंदर पर ऑक्सीसोम्स की आर्गेनेली एक होती है, वो भी ज्यादा मकदार में होती है, ताकि ज्यादा एंजाइम पैदा किया जा सके, ताकि जहरों के असर को ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन उनकी हो सके। ये जितने भी सेल्स हैं ये इंटरलिंक्ड होते हैं, इसके हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ना ये इंटरलिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और अपनी जो प्रोडक्शन है वो एक थैली में जमा करते हैं, उसका नाम है आपका गॉल ब्लैडर, पिट्टा। तो उसमें जमा होते हैं, वो एक खास नाली के जरिए अपनी जो जहर है, अपनी जो बाइल है उसको बाहर ड्यूटेरियम के अंदर खारिज करती है। उस नाली को बोलते हैं बाइल डक्ट। तो लिहाजा ये बाइल जो है ये हेपेटोसाइट्स के अंदर पैदा होती है, और ये खुराक की डाइजेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के अंदर इसका बड़ा अहम किरदार है। डाइजेशन वाले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स से आज का हमारा जो टॉपिक के साथ मुख्तलिफ तरह के सेल्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और स्पेशल होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर, इनका फिजियोलॉजी है, इनकी मॉर्फोलॉजी जो है अपने काम के लिहाज से फिक्स होती है, और अपनी जब काम के लिहाज से फिक्स होती है तो जिस तरह इनका काम है उस तरह की इनकी शक्ल होती है। तो ये तो था स्टूडेंट से आज का मेरा जो टॉपिक, जिसमें मैंने बड़ी डिटेल आपको बताया है कि सेल की जो मुख्तलिफ तरह के सेल्स इंसानी बॉडी में पाए जाते हैं वो क्यों पाए जाते हैं, उनकी शक्ल क्यों उस तरह की होती है, जिस तरह का स्टूडेंट्स उनका सेल्स का काम है उस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है। और इस तरह जो मैंने आपको इधर बताया है कि काम के मुताबिक शक्ल बन जाती है सेल्स की।
जिस तरह का काम उस तरह की स्ट्रक्चर, जिस तरह की फिजियोलॉजी उस तरह की उसकी मॉर्फोलॉजी। ये मैंने आज आपको न्यूरॉन के ऊपर डिटेल बात की है, और इस तरह रेड ब्लड सेल्स के ऊपर डिटेल बात हुई है। इस तरह इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स आपके साथ लिवर सेल्स के ऊपर बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।